मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही कनाडा का एक प्रकरण बताते हुए या ट्विटर का एक प्रकरण बताते हुए आपको बताया था कि किस प्रकार कनाडा में इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में 215 डेड बॉडियां मिली हैं। वो डेड बॉडियां लोकल इंडिजीनियस इंडियन रेजिडेंट्स की थीं और उन डेड बॉडियों पर पूरे कनाडा में नहीं, पूरे पोप जो जो कैथोलिक चर्च समाज है उस पर प्रश्न खड़े हुए हैं। और आज कनाडा में जो इंडियन रेजिडेंशियल इंडिक बॉडी हैं उन्होंने पोप फ्रांसिस को के खिलाफ एक मोर्चा खोला है। पोप ने ये कहा कि मुझे खेद है कि वहाँ पर बॉडियाँ मिली हैं, लेकिन लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लोकल जो इंडिजीनियस बॉडी हैं, जो वहाँ के लोकल नेटिव बॉडीज़ हैं, उन्होंने इस बात को खारिज किया और उन्होंने कहा कि मुझे हमें बड़ा दुख है कि पोप फ्रांसिस ने ये तो कहा कि हमें खेद है कि वहाँ बॉडियाँ मिली, लेकिन वो कैथोलिक चर्च के बिहाफ पर माफ़ी नहीं मांग रहे हैं। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, पूरे कनाडा के इंडियन इंडिक समाज से माफ़ी मांगनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके कैथोलिक चर्च में एक रेजिडेंशियल स्कूल में, जिसको कामलूप इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल कहा जाता है, कामलूप्स इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में जो ब्रिटिश कोलंबिया में है, वहाँ पर 215 बॉडियाँ मिली हैं पेनिट्रेटिक रडार। वो एक ऐसा स्थान था जहाँ पर एक चर्च बना हुआ है और चर्च में स्कूल खोले गए थे। उन स्कूल में लोकल बच्चे रखे जाते थे जो लोकल इंडियन पर्सन्स हैं। यहाँ पर इंडियन का मतलब आपको सबको समझना चाहिए। मैं उस पर चर्चा करूँगा कि ये इंडियन किसको वहाँ पर कह रहे हैं। दूसरी बात यह है कि हम उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे कैथोलिक चर्च या चर्च समाज संसार भर में शिक्षा के नाम से, एजुकेशन या हेल्थ के नाम से कैसे वो संसार में लोगों की हत्याएं करता आया, और ये क्या पूरा प्रोसेस है, कनाडा में ये कैसे डेवलप हुआ, और संसार भर में इंडियंस की क्या वैल्यूएशन है। जो लोग, ये उनके लिए भी मैसेज और तमाचा होगा जिन लोगों का ऐसा कहना है, मनमोहन सिंह जी जैसे लोगों का, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड में जाकर स्टेटमेंट दिया कि अगर भारत में अंग्रेज ना आया होता तो भारत में इतनी सभ्यता ना होती। शायद उनके स्टेटमेंट को उनको करेक्ट करने की आवश्यकता थी, क्योंकि उनको कहना चाहिए था कि अगर अंग्रेज ना आया होता तो मेरे जैसे उनके भक्त या मेरे जैसे उनके गुलाम कैसे तैयार होते। हालांकि दूसरे ही दिन पूरे विश्व के, खासतौर से इंग्लैंड के अखबारों ने साफ कहा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो ग्रेटिट्यूड दिया है उससे ये लगता है कि वो प्राइम मिनिस्टर की गरिमा को खो रहे हैं। और अब इस समय गुलामी की बात करना और ये कहना कि अगर हम गुलाम ना हुए होते तो सभ्यता ना आई होती, शायद ये संसार का सबसे बड़ा दुखद समाचार है। हालांकि ऑक्सफोर्ड के बारे में मैंने पहले भी एक पूरा लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए कहा था कि ऑक्सफोर्ड में यही पढ़ाई जाती है कि दे आर द ग्रेटेस्ट पर्सन और इंडियन वॉज द वेरी बैकवर्ड पर्सन, और भारत में अगर अंग्रेज ना आए होते तो भारत इतना सभ्य ना होता। अब मनमोहन सिंह जी भी उसी यूनिवर्सिटियों में पढ़ने गए तो उनको ये कहना स्वाभाविक था। अभी भारत में उन लोगों के लिए भी जवाब है जो लोग आज भी कन्वर्जन का पक्ष ले रहे हैं, जो आज भी क्रिश्चियन मिशनरियां या मुस्लिम कन्वर्जन की जो प्रोसेस चल रहे हैं, भारत में एंटी कन्वर्जन लॉज के पक्ष में नहीं हैं। भारत में एंटी कन्वर्जन लॉ पास होना चाहिए, ऐसा भारत के बहुसंख्यक समाज का मानना है, क्योंकि ये सोसाइटीज़ एजुकेशन के नाम से, स्कूलों के नाम से, रेजिडेंशियल एजुकेशन के ये स्कूलों के नाम से और चर्च या म्यूनिसिपल हॉस्पिटल्स के नाम से ये लोगों को ले जाते हैं, कन्वर्ट करते हैं और कन्वर्ट नहीं कर पाते हैं। कहीं पे कुछ भी गड़बड़ होती है तो उनकी किस प्रकार हत्याएं करके वहीं पर बॉडियां गाड़ दी जाती हैं। ये उन लोगों के लिए भी ये लेक्चर बड़ा इम्पॉर्टेंट बनता है जिन लोगों को भारत में क्रिश्चियन मिशनरियाँ नॉर्थ ईस्ट में काम कर रही हैं, केरला में काम कर रही हैं या पंजाब में काम कर रही हैं, या इस समय एपिडेमिक के टाइम पर जिस प्रकार मिशनरियों ने काम किया, चर्चों ने काम किया और कन्वर्जन फुल फ्लैश चलाया, इस एपिडेमिक दुख की घड़ी में
कन्वर्जन किया गया, दुख की घड़ी को अपॉर्चुनिटी की तरह लिया गया। ये उन लोगों के लिए भी एक समाचार है जिनको मदर टेरेसा में संत दिखता है। ये उन लोगों के लिए भी समाचार है जिनमें क्रिश्चियन जो फिल्मी स्टाइल में दिखाया जाता है कि नहीं, ये इनसे ज़्यादा भले इंसान संसार में नहीं पाए जाते और बड़े हेल्पफुल होते हैं। ये उन सभी के लिए इलस्ट्रेशन है। क्या है, कनाडा में ब्रिटिश कोलंबिया, ब्रिटेन का कनाडा में कब्जा था और ब्रिटेन के कब्जे के दौरान जो वहाँ की इंडिक समाज है, इंडिक समाज जिसको कहते हैं, वो लोकल समाज को कहते हैं और इन शॉर्ट उसको इंडियन कहते हैं। वो भारत में भी उन्होंने इंडियन शब्द इसीलिए दिया। ये शब्द उन्होंने कनाडा में रहने वाले लोकल लोगों को भी इंडियन शब्द दिया, यूएसए में रहने वाले लोगों को भी या सदर्न यूएस में भी रहने वाले लोगों को इंडिक शब्द दिया, और जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं उनमें भी आज भी वो वेस्ट इंडीज़ इंडियन शब्द इस्तेमाल करते थे। इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया को भी इंडिक शब्द इस्तेमाल किया गया, इंडियन के नाम से जाना गया, और इंडियन ओशन के चारों ओर जो कंट्री थे उनको इंडिक समाज कहा गया। यानी कि इन शॉर्ट पूरे विश्व में अंग्रेज जहाँ जहाँ गए वहाँ पर जो लोकल समाज था नॉन मुस्लिम, उस पूरे लोकल समाज को उन्होंने इंडियंस कहा। ब्रिटेन में, यूएसए में, कनाडा में, मैक्सिको में ये लोग रहते थे, इनको रेड इंडियन कहते थे। कैरेबियन कंट्रीज़ में रहने वाले आज भी रेड इंडियन कहते हैं, और उनकी मिली हुई मिक्स टीम को आज भी वेस्ट इंडीज़ कहते हैं। हमारे यहाँ उन्होंने ईस्ट इंडीज़ कहा था या ईस्ट इंडिया कहा था कि ईस्ट के लिए इंडिया, यानी कि ईस्ट में जो लोकल लोग हैं उन लोगों के लिए। भारत के जो भरतवंशी हैं उनको भी उन्होंने इंडियंस ही कहा था। इसके अतिरिक्त इंडोनेशिया के लोगों को भी उन्होंने इंडियन कहा था। तो इंडियन शब्द का मतलब ये बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए केवल भारत में रहने वाले इंडियन। ये इंडियन शब्द उन लोगों के लिए है जो ब्रिटेन जिनको अपने गुलामी पर रखा और जो ब्रिटेन के गुलाम कंट्री हुए, वहाँ उन गुलाम कंट्रियों में लोकल रहने वाले नॉन क्रिश्चियंस, नॉन यूरोपियन, नॉन मुस्लिम लोग जितने भी थे उन सबको इंडियन शब्द से पुकारा गया। मैं फिर से कहता हूँ, उन कंट्रियों में जहाँ पर उनका कब्जा था, अगर चाइना के ऊपर उनका कब्जा नहीं था तो उनको इंडियन नहीं कहा गया, अगर नेपाल के ऊपर उनका कब्जा नहीं था तो उनको इंडियन नहीं कहा गया। ऐसी प्रजाति जिसको उन्होंने गुलाम बनाकर रखा और ये कहा कि दे आर लोकल इंडियंस, मतलब इंडिक बॉडी है, ये लोकल नेटिव बॉडी है। भारत वालों को वो ब्लैक इंडियन कहते थे। उधर अमेरिका में, अमेरिका का मतलब मैं पूरे कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूँ, चाहे नॉर्थ अमेरिका की बात करूँ चाहे साउथ अमेरिका की बात करूँ। नॉर्थ अमेरिका का मतलब हो गया कनाडा, यूएसए, मैक्सिको, ये 3 बड़े कंट्री, और साउथ अमेरिका का मतलब हो गया कि जो कैरेबियन कंट्री छोटे छोटे हैं उन कंट्रियों में साउथ अमेरिका जिसमें ब्राज़ील भी शामिल है। ये एक कॉन्टिनेंट है अमेरिका, जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है वैसे ही अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है, और उसमें 20 कंट्री अंदर हैं। कुछ 37 कंट्रियों ने मिलकर, 37 + 38, 38 कंट्रियों ने मिलकर एक यूनियन बनाई जिसको यूएसए कहते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। इंटरनेशनल भाषा में कंट्री को स्टेट्स कहा जाता है। तो उन्होंने अपनी एक लोकल बॉडी बनाई और उस लोकल बॉडी को फॉरेन अफेयर्स मतलब एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस और कम्युनिकेशन, उनको सेंट्रल को दे दिया, यूनियन को दे दिया, और बाकी के सब कंट्री अपने अपने आप में अपना संविधान चलाते हैं और अंदर अपनी सेल्फ गवर्नमेंट चलाते हैं। बिल्कुल वैसे ही उसी तरह पर यूरोपियन यूनियन बना था जिसको अमेरिका ने तोड़वाने में पूरी शक्ति लगाई, और अब ब्रेग्जिट के माध्यम से ब्रिटेन भी उससे बाहर हो चुका है। ये कंट्रियों का समूह यूएसए कहलाया। इसी प्रकार नॉर्थ अमेरिकन एक्ट, जो कनाडा का आज पुराना नाम है, वो पास किया गया। कनाडा एक्ट 1982 में पास किया गया। अब कनाडा में ये सब जगह जो अंग्रेज़ गया या यूरोपियन लोग गए, उन्होंने सब जगह एक से ही प्रोसेस डेवलप किए और एक ही प्रकार से सबको गुलाम बनाया। क्या करते थे वो?
हर कंट्री में जहाँ कहीं भी उन्होंने कब्जा किया, उन कंट्रियों में पहले तो वो इकोनॉमी के नाम से घुसे, नए प्रोडक्ट के नाम से घुसे, वो नई जो मेडिसिन, इंग्लिश मेडिसिन है, उस इंग्लिश मेडिसिन को ले जाकर दिया, क्योंकि वो केमिकल बेस्ड होती थी जो बहुत तेज रिएक्शन करती थी, भले ही उसके साइड इफेक्ट हों और व्यक्ति मर जाए, लेकिन तुरंत उसको रिलीफ मिलता था। तो ऐसा लगता था लोगों को कि एक मिरेकल है और ये लोग बड़े अच्छे लोग हैं, तुरंत रिलीफ देने वाले लोग हैं। वो अंग्रेजी दवाओं को, केमिकल्स का इस्तेमाल परमेश्वर के नाम से, ईसा मसीह के नाम से करते, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करते, उनको वो दवाइयाँ देते और ये कहते कि पवित्र आत्मा ने ये कर दिया है, इसलिए तुमको इस पवित्र आत्मा के नतमस्तक हो जाना चाहिए। वहाँ जाकर वो अपने चर्चेस बनाते, उन चर्चेस में पादरी कन्वर्जन का काम करता, उन चर्चेस में पादरी इंग्लिश मेडिसिन देने का काम करता, उन चर्चेस में पादरी अपनी ब्रीड तैयार करने का काम करता और उन चर्चेस में पादरी अपनी एजुकेशन देकर अपना गुलाम बनाने के लिए अगली पीढ़ी को तैयार करता। वैसे भी ब्रिटेन में 18वीं सदी तक ब्रिटेन में कोई सोशोलॉजिकल स्ट्रक्चर नहीं था, वहाँ कॉन्वेंट हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि प्लेटो और सुकरात जो वहाँ के दो दार्शनिक हुए, हम सब जानते हैं किसी भी कंट्री में, किसी भी स्थान पर दार्शनिकों के आधार पर वो देश का निर्माण होता है। तो जो यूरोपियन कंट्रीज़ के दार्शनिक रहे वो सुकरात और प्लेटो रहे। और सुकरात और प्लेटो की एक सिंपल फिलॉसफी थी कि ईश्वर ने इन जीवों को जो जन्म दिया है वो भोग के लिए दिया है, पालन करने के लिए नहीं। इसलिए इस भोग में जो बाई प्रोडक्ट पैदा होगा, जो बच्चे पैदा होंगे, उन बच्चों का क्या, उन बच्चों को पालने के लिए उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने यहाँ कॉन्वेंट खोले हुए थे जिनको अनाथालय कहा जाता था। उन कॉन्वेंट में उनको अपने माफिक बनाना और अपने देश के योग्य बनाना, अपने देश का सिस्टम समझाना और फिर इस ऑर्फन में रहने वाले ये जो बच्चे हैं इनका उपयोग करते हुए विश्व के दूसरे कोनों में इनको फैलाना। ऐसे उनका अपना सिस्टम था। फिर हिंदुस्तान जैसे कंट्रियों में आए तो वहाँ की लोकल जो व्यवस्था थी या जो वहाँ की सांस्कृतिक परंपराएं थीं, वहाँ की उन देशों की जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थीं, उन व्यवस्थाओं को भंग करके उनको कॉन्वेंट में ले जाना, भंग करके उनके आयुर्वेदा जैसे जो लोकल प्रोडक्ट थे या लोकल जो रिलीफ कैंप थे, रिलीफ व्यवस्था थी, उसको भंग करना, उससे डिससेटिस्फैक्शन लोगों का करवाना और अंग्रेजी दवाओं को देकर वहाँ मेडिकल स्टोर खोलकर उनको पालन पोषण करना। लोगों को मज़ा आई और लोग उनसे आकर्षित हुए। अब इसके साथ साथ उन्होंने सत्ता पे हस्ताक्षर किया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। इस पीरियड को, जिस समय ये सब कुछ चल रहा था, इस पीरियड को रूल ऑफ चर्च कहते हैं। हालांकि ये रूल ऑफ चर्च का प्रोसेस 1099 सदी तक चला। उसके बाद नारिमन एम्पायर, और नारिमन एम्पायर जब 14वीं 15वीं सदी में ख़त्म हुई तब ये नई ब्रिटिश एम्पायर जो आज की है, मैग्ना कार्टा पास करने के बाद अब वो चली। मैग्ना कार्टा मतलब लोगों के अधिकार हैं, लोगों के पास कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं, जो फंडामेंटल राइट अब उनको मिलने ही चाहिए। ऐसे ये डेवलपमेंट संसार भर का हुआ। अभी सवाल ये पैदा होता है कि हमारे देश में ही नहीं, संसार के जहाँ कहीं भी इंडियन रेजिडेंट रहते थे, जो इंडिक बॉडी है या जो लोकल कहते हैं, नेटिव लोग कहते हैं, जहाँ कहीं भी रहते थे वहाँ सेम प्रोसेस चलाते थे। कनाडा में भी 1982 तक, हम तो 1947 में और 1950 में अपने आप को पूर्ण स्वतंत्र घोषित कर चुके थे। 1982 तक, हालांकि कनाडा 1931 में स्वायत्तता हासिल कर चुका था, पर 1982 तक वो ब्रिटिश महारानी के अंडर आता था और फाइनल डिसीजन ब्रिटिश महारानी लिया करती थी। 1982 में एक कनाडा एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था और उस कनाडा एक्ट से कनाडा को स्वतंत्र किया। और कनाडा ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन उनका पहले ही बन चुका था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अब जो ब्रिटिश महारानी की मातहत आने का सिस्टम था वो 1982 में ख़त्म हुआ। इससे पहले जब जिस ब्रिटिश कोलंबिया की हम लोग बात कर रहे हैं, जहाँ पर कामलूप इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में बच्चे पाए गए हैं, वो स्कूल 1978 तक चले।
क्या होता था कि ब्रिटेन का एक सिंपल प्रोसेस था कि वो जिस कंट्री में भी एंट्री मारते वहाँ वो अपने मिशनरियों के स्कूल बनाते। आप भारत में भी अगर देखेंगे तो क्रिश्चियन कॉलेज उसी समय पे, भारत में ये प्रोसेस 1928-30 के तरफ आया जब मैकाले यहाँ पर आया था, तो मैकाले के प्रोसेस के अकॉर्डिंग भारतवर्ष में क्रिश्चियन स्कूल्स, मिशनरी के स्कूल खोले गए और उसी समय मिशनरी के हॉस्पिटल्स भी खोले गए। आप किसी भी महानगर में देश के चले जाएंगे, ऐसा कोई भी डिस्ट्रिक्ट जो 1947 में जिला हुआ करता था, उसके हेडक्वार्टर में जहां कोर्ट होगी, जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन बैठता होगा, इनके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठता होगा, जहां पर जेल होगी, वहीं पर कहीं ना कहीं मिशनरी के 2-3 चर्च और स्कूल बने होंगे, बड़ा भारी मैदान पड़ा होगा। 1947 में स्वतंत्रता के बाद जो ट्रांसफ़र ऑफ पावर हमारा हुआ, उस ट्रांसफ़र ऑफ पावर में जो जगह मिशनरी के पास थी, नेहरू जी ने ये स्वीकार किया कि वो मिशनरियों के पास ही रहेगी। और हिंदुस्तान में अगर किसी एक संस्था के पास सबसे ज़्यादा ज़मीनों की, पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो वो मिशनरी के स्कूल और मिशनरी के हॉस्पिटल्स हैं, जिनके पास पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उन शहरों की हर्ट में रखी हुई है। आप किसी भी प्रदेश में चले जाइए, उस प्रदेश के जिले, उस प्रदेश के जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होगा, वहाँ पर आपको बहुत बड़ी लैंड इस प्रकार की मिल जाएगी और उसमें चर्च मिल जाएंगे, उसमें स्कूल्स मिल जाएंगे। क्या करते थे वो कि 2 तरह के विद्यालय खोलते थे। एक तो ये है कि डेली आएंगे और जाएंगे, उनको जितना वो इन्फ्लुएंस में ले सकते हैं अंग्रेजी एजुकेशन और उनकी इंडिक एजुकेशन को समाप्त करना, और उसके अतिरिक्त वो रेजिडेंशियल स्कूल खोलेंगे। जिन लोगों को पूर्ण रूप से गुलाम बना रखा है उनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल हम आज भी कहते हैं कि जैसे देहरादून में खुले हुए हैं, या जो हम डे बोर्डिंग, नाइट बोर्डिंग कहते हैं, टोटल बोर्डिंग कहते हैं, वही कॉन्सेप्ट आज भी बोर्डिंग का भारतवर्ष में चल रहा है। उस समय के ब्रिटिश मिशनरियों के द्वारा या चर्च के द्वारा खोले गए स्कूलों की संख्या आज भी रेजिडेंशियल स्कूलों में ज़्यादा है। इन बच्चों को अपने पास लाना और जो लावारिस बच्चे हैं उन बच्चों को अपने स्कूल में भर्ती करना। लावारिस बच्चे, चूंकि ब्रिटेन का पुराना कॉन्सेप्ट है कि बच्चे लावारिस ही होते हैं, क्योंकि प्लेटो के अनुसार, जैसे मैंने कहा, प्लेटो और सुकरात के अनुसार बच्चे जिम्मेवारी माँ बाप की नहीं होते हैं, वो परमेश्वर की जिम्मेवारी होती है और राजा की जिम्मेवारी होती है। तो राजा उनका भरण पोषण करेगा और राजा उनको यूटिलाइज करेगा। इस प्रोसेस में ही हिंदुस्तान के अंदर या जो भी कंट्री, जिस कंट्री में भी वो गए, उन कंट्रियों में जो लावारिस बच्चे उनको मिले, या उन कंट्रियों में जो उनके अपने भक्त तैयार किए, जो अपनी पीढ़ी तैयार की, जो अपनी एजुकेशनल पीढ़ी तैयार की, उन बच्चों को इन रेजिडेंशियल स्कूल्स में रखा गया। इन रेजिडेंशियल स्कूल्स में रखने के बाद इनको क्रिश्चियन बनाया गया और इन रेजिडेंशियल स्कूल्स में उनको पढ़ाया जाता था। जिन बच्चों को वो क्रिश्चियन नहीं बना पाते थे या जिनके साथ वो अभद्रता सभी के साथ करते थे, कुछ तो उनके प्रोसेस में ढल जाएंगे, लेकिन एक बड़ी आबादी ऐसी रहती थी जो प्रोसेस में नहीं ढल पाती थी। इसका परिणाम ये निकलता था कि उन चर्च में जो पादरी होता था वो उनकी हत्याएं कर देता था और हत्या करके स्कूल के ही ग्राउंड में उनको दफन कर देता था। इसी क्रम में कामलूप इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल जो ब्रिटिश कोलंबिया में है, 1978 में, चूंकि 1982 में कनाडा एक्ट पास किया है ब्रिटेन ने, तो 1978 तक उनके चर्च वहाँ पर थे और ये कैथोलिक चर्च के द्वारा चलाया जाने वाला स्कूल है। इस स्कूल में जब अभी 1 हफ्ता पहले कुछ लोगों ने वहाँ रिसर्च करने का प्रयास किया और ये एक साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। किस बात का? कि भाई इन पर एंशिएंटली कनाडा का विकास कैसे हुआ और कैसे ये लोग यहाँ पर आए और उन्होंने कनाडा को नया स्वरूप दिया। तो वहाँ जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुआ तो पेनिट्रेटिंग रडार, आपको याद होगा, पेनिट्रेटिंग रडार से ही हमने अयोध्या में अंदर स्ट्रक्चर है ऐसा पता किया था। पेनिट्रेटिंग रडार उसके ग्राउंड में लगाए गए कि आखिर इस ज़मीन के अंदर क्या है, तो पता लगा कि एक ग्राउंड में 215 डेड बॉडियां अंदर हैं, जिसमें 3 साल से लेकर और बड़ी आयु तक के लोगों की बॉडियां कंकाल उसके अंदर हैं। अब तो हंगामा होना ही था। इस हंगामे में जो नेटिव लोग थे, जिनको रेड इंडियन कहा जाता है वहाँ पर, वो रेड इंडियन, हालांकि रेड इंडियन वर्ड अब इंडियन शब्द यूएसए में और कनाडा में बैंड है
और इंडियन कहना का मतलब गाली है, और वो गाली अगर वहाँ के लोगों को दी जाती है तो अब उनके संविधान के अनुसार ऐसे व्यक्ति को जेल जाना होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत में SC/ST एक्ट है, उस SC/ST एक्ट के तहत जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करना एक गाली है और एक अपराध है। बिल्कुल वैसे ही रेड इंडियन या लोकल नेटिव इंडियन कनाडा और अमेरिका में कहना एक अपराध है। ऐसा कहने पर प्रोजिक्यूशन होता है। SC/ST एक्ट जैसे हमारे यहाँ SC/ST एक्ट में होता है, वैसे उनके यहाँ प्रोजिक्यूशन होता है और जेल जाना पड़ता है। दुर्भाग्य की बात इसमें ये आती है कि हमारे देश में आज भी हम इंडियन शब्द का इस्तेमाल करते हैं, और भारत की वो पीढ़ी जो अपने आप को बहुत पढ़ा लिखा अंग्रेजी जानने वाली या अपने आप को स्टेटस मानते हैं, वो आज भी भारत में इंडियन शब्द इस्तेमाल करते हैं, जो कि USA और कनाडा में बैंड है। ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वो कम्युनिटी जो वहाँ की नेटिव कम्युनिटी है, जिसको अब वो इंडिक या नेटिव कम्युनिटी कहते हैं, उस नेटिव कम्युनिटी ने पोप फ्रांसिस से ये कहा कि इस 1978 तक जो ये स्कूल चला और इसमें ये बच्चों की डेड बॉडियां पाई गई जिसमें वहाँ के लोकल बच्चे भर्ती करे जाते थे, उसके लिए माफ़ी मांगनी होगी। बहुत कुछ हुआ। हालांकि कनाडा के ट्रूडो जस्टिन ने भी ये बात कही कि इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि उनको भी चुनाव लड़ना है। ये हल्के में नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसके दोषी लोगों के लिए जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। इसके बाद पोप फ्रांसिस ने एक लंबे समय बाद चुप्पी तोड़ी और चुप्पी तोड़ के कहा कि इस कामलूप इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में जो डेड बॉडीज़ मिली हैं उनके लिए मुझे खेद है। लेकिन अभी लोकल रेजिडेंशियल्स ने इस बात पर अड़े हुए हैं कि पोप को माफ़ी मांगनी चाहिए, खेद नहीं चाहिए। माफ़ी मांगिए जो वहाँ के लोकल इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में डेड बॉडीज़ मिली हैं और जो इंडियन रेजिडेंशियल्स को मारकर वहाँ गड़ाया गया अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए। मुझे लगता है ये एक संसार की बड़ी न्यूज़ है, और भारतवर्ष छोड़ दीजिए, संसार के और कंट्रियों में भी, या भारत के वो लोग जो अभी भी जिनको समझ में आता है कि नहीं ब्रिटेन ने ही हमको एजुकेट किया, जिनको ये समझ में आता है कि क्रिश्चियन मिशनरियाँ भारत में आती हैं, मदर टेरेसा भारत के लोगों का विकास करने के लिए आई हैं, नेटिव्स को जो SC/STs हैं उनका उत्थान करने के लिए आई हैं, बिल्कुल सेम उन लोगों को ये बात ध्यान रखनी चाहिए। उसी प्रकार के कैथोलिक स्कूल, उसी वेटिकन ने मदर टेरेसा को संत घोषित किया था, जिस वेटिकन ने इस कामलूप के इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल में कैथोलिक चर्च बनाया था और उनके ही द्वारा ऑथेंटिकेटेड लोग उसको रन करते थे। ऐसा विश्व के बहुत सारे कंट्रियों में अभी पहले मिल भी चुका है, और उम्मीद ये है कि अगर पूरे संसार में जहां ब्रिटेन का या यूरोपियन कंट्रीज़ का शासन था क्रिश्चियन मिशनरियों के नाम से, उन सब जगह पर अगर सही से इन्वेस्टिगेशन किया जाए तो एक बड़ी आबादी कंकालों की इसमें मिलेगी। क्यों? क्योंकि उनके पास एक फार्मूला, या तो मेरे हो जाओ, आइदर हायर और फायर, मतलब या तो मेरे हो जाओ, मेरे अनुसार चलो, और नहीं तो तुमको मृत्यु के घाट उतार दिया जाएगा। और मृत्यु के घाट स्कूलों में उतारकर वहीं दफन भी कर दिया जाएगा, जिसकी इन्फॉर्मेशन संसार के किसी भी व्यक्ति को नहीं होगी। माँ बाप को बताया जाएगा कि हिंदुस्तान से ले जाकर उनको कनाडा शिफ्ट कर दिया गया है, कनाडा वालों को बताया जाएगा कि वो अमेरिका चले गए, USA चले गए, US वालों को बताया जाएगा कि ऐसे लोगों को अफ्रीका भेज दिया, अफ्रीकन लोगों को बताया जाएगा कि ऐसे लोगों को हिंदुस्तान भेज दिया। ये सब कुछ ऐसे सिस्टमेटिक प्लान्ड वे में चलता था। इसीलिए इंडियन कम्युनिटी, भारत की कम्युनिटी आज भी साउथ, मतलब वेस्ट इंडीज़ जिसको हम क्रिकेट टीम के नाम से जानते हैं, जो कैरेबियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ आज भी इंडियन नाम पाए जाते हैं। और ऐसे ही कनाडा में भी पाए जाते थे, ऐसे इंडोनेशिया में पाए जाते थे, ऐसे USA में पाए जाते हैं, ऐसे अफ्रीका में भी पाए जाते हैं। हालांकि अफ्रीका की जो ब्रीड है वो ब्रीड दूसरी है, वो नेग्रोटिक की ब्रीड है, नेग्रोस की ब्रीड है, लेकिन वो भी कुछ हमसे ही मिलती जुलती है। भारत के साउथ इंडिया से अगर आप अफ्रीका के लोगों को मिलाएंगे, श्रीलंका के लोगों को अफ्रीका के लोगों से मिलाएंगे, तो वो एक ही ब्रीड हमको मिलती है। भगवान जाने इतिहास के गर्भ में क्या है, लेकिन अभी तक ये जो दिख रहा है उसके अनुसार हमारे देश के साथ क्या हुआ, ये देश को समझ आना चाहिए। आज भी मिशनरियाँ देश में जो काम कर रही हैं, आज भी संत के नाम से जो स्कूल खुले हुए हैं, आज भी जो कॉन्वेंट स्कूल खुले हुए हैं, उन कॉन्वेंट स्कूल्स की
दिशा दशा देखनी चाहिए। और जो कन्वर्जन का प्रोसेस चल रहा है, इधर हायर और फायर, या तो उनको मार दो या उनको स्वीकार कर लो और अपने लिए बना लो, ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स, एथनिक कन्वर्जन की पॉलिटिक्स वर्ल्ड की सबसे बड़ी पॉलिटिक्स है। किसी भी देश को गुलाम करने के लिए पहला काम करना होता है वहाँ के लोगों की, उनको अपनी संस्कृति से भटकाइए और अपने अनुसार उनको तैयार करिए। जो नहीं भटक सकता उसको मार दीजिए, चाहे वो इस्लाम की संस्कृति ऐसी हो और चाहे वो क्रिश्चियनिटी की संस्कृति ऐसी हो। इन दोनों का ही सेम प्रोसेस है जिससे वो संसार को फतेह करते हैं और अपने गुलाम तैयार करते हैं। भारत में भी अगर मुगल शासन आया तो वो भारतीय लोग नहीं थे। मुगलिया शासन जब आया तो वो मंगोल और तुर्क मिलाकर बने, जिनको मुगल कहा गया, और उन्होंने भारत में कन्वर्जन भरपूर करवाया जितना वो करवा सकते थे, और कन्वर्जन करवाकर अपने हिसाब से लोग तैयार किए। इसी प्रकार क्रिश्चियनों ने भी भारत में भरपूर कन्वर्जन करवाया। आप अगर वाइट पेपर 1948 का पढ़ेंगे, जो उस समय की होम मिनिस्ट्री ने या मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स कहा करते थे सरदार पटेल के नेतृत्व में, उसने पूरी हिस्ट्री लिखी है कि इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में जो पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन में 46% वो कहता है कि क्रिश्चियन थे, 13% मुसलमान थे और बाकी में सब। तो आप सोच सकते हैं कि जहां पर 46% क्रिश्चियन की बात कर रहे हों, यानी कि उन्होंने अपने रंग में एक बड़ी आबादी को ले रखा था। वो सौभाग्य से हम स्वतंत्र हुए तो अंग्रेज यहाँ से गया तो उनको वो टैग नहीं देकर गया, लोग वापस अपने घर आ गए। लेकिन आज़ादी के बाद पाकिस्तान बनने के बावजूद हमने हिंदुस्तान को प्योर हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया। ये एक बहुत बड़ी भूल या मैं कहूँ अपराध था, जिसका परिणाम आज भी देश भुगत रहा है और भविष्य में भी भुगतेगा। अगर हमने अपने पूर्वजों के जो वंशज हैं, चाहे वो भगवान को भूल गए हों और उनने खाड़ी के देवताओं को अपना देवता मान लिया हो या फिर वेटिकन के देवता को अपना देवता मान लिया हो, ऐसे लोगों को अगर हम सद्बुद्धि नहीं देंगे, अपने रास्ते पर वापस नहीं आने देंगे या उनको वापस नहीं करेंगे, उनको समझाएंगे नहीं, उनको वापस नहीं करेंगे, तो फिर भारत इसके गंभीर परिणाम भुगतेगा। इसके अलावा उसका और कोई सलूशन नहीं है। मुझे लगता है कि ये कनाडा की न्यूज़ हम सबको सुननी चाहिए और देश भर को ये समझना चाहिए कि किस प्रकार देश में इस प्रकार की गतिविधियाँ चलती रही हैं रेजिडेंशियल स्कूल्स में। आपने मुझे सुना, उसके लिए वेरी वेरी थैंक यू।